चलिए, तो जैसा मैंने आपको बताया कि आज जो हम लोग क्लास स्टार्ट करेंगे वो हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक होगा। और अर्थव्यवस्था में हमारे सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक में से एक चुना जाता है। इसको बताया भी जाता है कि आपका जो टॉपिक है वो है आपका जीडीपी। जैसा अगर हम जीडीपी की बात करें तो इसको बोलते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। मतलब जो जीडीपी है उसको ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट के नाम से जाना जाता है, और इसको जो हिंदी में बोला जाता है वो बोलते हैं सकल घरेलू उत्पाद। सकल घरेलू उत्पाद। अगर सकल घरेलू उत्पाद की बात करें तो ध्यान दीजिएगा, यहां से सकल घरेलू उत्पाद क्या है और आज जो हमारा टॉपिक है वो मैंने आपको पहले बताया कि हमारा जीडीपी है। लेकिन एक चीज आप ध्यान रखिएगा, पहले हमें यह मालूम होना चाहिए सकल क्या है, घरेलू क्या है, और उत्पाद तो आप जानते हैं प्रोडक्ट के बारे में। तो पहले हम ये समझने की कोशिश करेंगे यहाँ पे कि सकल का मतलब क्या होता है। अगर सकल की बात करें तो जैसा आपको पता है किसी भी अर्थव्यवस्था में उसके कुछ सेक्टर होते हैं। जैसे सेक्टर की बात कर ले तो अर्थव्यवस्था के 3 सेक्टर। यहां से पहले हम किसको समझने वाले हैं? सकल को। सकल का तात्पर्य किससे है? सकल के अंतर्गत हम किसको किसको इंक्लूड करते हैं। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि पहले हम जीडीपी की टर्मिनोलॉजी को समझें कि जीडीपी है क्या। इसमें अगर आप बात करें तो जैसा आप जानते हैं कि एक होता है आपका प्राथमिक क्षेत्र, दूसरा होता है इसमें आपका द्वितीयक क्षेत्र, और तीसरा होता है इसमें आपका तृतीय क्षेत्र या तृतीयक क्षेत्र। अब इसमें यह ध्यान रखिएगा कि जो हमारा प्राथमिक क्षेत्र है, इस प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत क्या आएगा? तो जैसे कृषि, कृषि के साथ साथ भूमि, इसमें आपका वन संपदा, इसके साथ साथ आपका देखेंगे तो मिल जाएगा इसमें आपको खनिज संपदा, मत्स्य उत्पादन, ये आपका किस में आता है? अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ठीक है, देखिए मतलब प्राथमिक क्षेत्र का तात्पर्य यह है कि जो वस्तु हमको प्रकृति ने निःशुल्क प्रदान किया है, मतलब जो भी चीजें हम प्रकृति से निःशुल्क प्राप्त करते हैं वो हमें कहाँ मिलती है? प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत। अब जैसे द्वितीय क्षेत्र है तो द्वितीय क्षेत्र में निर्माण, विनिर्माण, मतलब कंस्ट्रक्शन और रिकंस्ट्रक्शन। इसके बाद अगर आप देखें तृतीय क्षेत्र में क्या आता है? तो व्यापारिक एवं सेवाएं। ये किस में आ जाएगा? तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत। अब यहां से हम बात करेंगे कि पहले अभी मैंने आपको बताया कि ये तीनों सेक्टरों को पहले हमको समझना पड़ेगा कि इसमें क्या क्या चीजें हैं। फिर हमको अर्थव्यवस्था के इस जो टॉपिक हमारा चल रहा है जीडीपी, उस जीडीपी को हम अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। ठीक है, देखिए अगर हम मान लीजिए कोई भी वन संपदा होती है, और अभी मैंने आपको यह बताया कि जितनी भी प्राथमिक क्षेत्र से जितनी भी वस्तुएं हमें प्राप्त होती है, अर्थात वह प्रकृति हमको निःशुल्क देती है, निःशुल्क रूप से प्राप्त कर पाते। कृषि हो गया, भूमि हो गया, वन संपदा, जैसे वन संपदा में लकड़ियां होती है, लेकिन लकड़ियों के साथ साथ एक चीज ध्यान रखिएगा, इसमें एक लठ होता है, लट्ठा जिसको बोलते हैं,
उसको बताना जरूरी इसलिए क्योंकि देखिए वन संपदा में ऐसी भी लकड़ियां होती जो स्थानीय लोग ईंधन के रूप में जलाने में उसका यूज करते हैं, लेकिन उसमें कुछ औषधि के लिए भी यूज होती है। जैसे बहुत सारे औषधि आप पढ़े होंगे, जैसे अशोकारिष्ट। अशोकारिष्ट अशोक के वृक्ष से हमको प्राप्त होता है। उससे अगर आप देखें तो साबुन दाना से लेकर सिंकोना की छाल से पुनैन प्राप्त होती है। तो वो सभी के सभी वन संपदा में आ जाते हैं। लेकिन आपको पता है कि अगर हमको जो काटने की बात की जाती है, काटने का मतलब होता है कि हम किसी भी कहीं भी अगर किसी भी पेड़ पौधे को हम काटना चाहें तो हम बिना आपके वन विभाग की अनुमति से उसको काट नहीं सकते। इसलिए एक चीज हमको समझना जरूरी है कि कहीं ना कहीं अगर जैसे मान लीजिए कि वन विभाग है तो लकड़ी कटवाता है, तो लकड़ी कटवाने के बाद देखते होंगे वो छोटे छोटे खंडों में काटे जाते हैं। छोटे छोटे खंडों में काटे जाते हैं, उस पर वन विभाग का सील लगा होता है, मुहर लगा होता है। कि उस सील का तात्पर्य यह होता है कि वहां के सरकार ने या तो हमारी भारत सरकार ने उसको काटने की अनुमति दिया, इसका मतलब ये बनता है। तो कहीं ना कहीं फिर उसका हम यूज करते हैं निर्माण या विनिर्माण क्षेत्र में, मतलब द्वितीयक क्षेत्र में ले जाते हैं और सर्विस सेक्टर के माध्यम से। जैसे अगर सर्विस सेक्टर में देखें तो आपके घर तक न्यूज चैनल जितने भी आज तक हो, एनडीटीवी हो, कोई भी हो, तो वो किस सेक्टर में आ जाता है? सर्विस सेक्टर के अंतर्गत। अब अगर आप समझ रहे हैं तो यहां से जैसे आप मत्स्य उत्पादन है, अब मत्स्य उत्पादन अब ये नहीं कहेंगे कि ये तो द्वितीय क्षेत्र तृतीय क्षेत्र में आता है, नहीं, क्योंकि मछली जो है वो प्रकृति के रूप में, मतलब प्राकृतिक चीजें हुई। अब मछली को आप फ्राई करके खा लेते हो वो बात अलग है, लेकिन वो किसका वरदान माना जाता है? तो प्रकृति का। तो यहां से मेरे कहने का मतलब यह है कि प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत वे सभी वस्तुएं सम्मिलित की जाती हैं जो प्रकृति ने हमें निःशुल्क दिया है, और उसी का आज हम क्या करते हैं, द्वितीय क्षेत्र या तृतीय क्षेत्र में क्या करते हैं, उसका अलग अलग रूपों में यूज करके उसका हम डायरेक्टली क्या कर रहे हैं, उपभोग कर रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है, ये हमारा प्राथमिक क्षेत्र हो गया। अब एक चीज आप समझिएगा, जैसा अगर हम बात करें तो इस चीज को मतलब प्राथमिक क्षेत्र और द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र, मतलब तीनों क्षेत्रों में उपस्थित सभी वस्तुओं को सम्मिलित रूप से ही कहा जाता है सकल। मतलब चाहे प्राथमिक क्षेत्र में वस्तु हो, द्वितीय क्षेत्र में वस्तु होगी तो उसका क्या होगा, निर्माण होगा, उसकी उपयोगिता को बढ़ाई जाएगी, और तृतीय क्षेत्र में जाते जाते उसकी उपयोगिता और बढ़ती है, जिससे उसके मूल्य में वृद्धि होती है। तो तीनों सेक्टरों को सम्मिलित रूप से या तीनों क्षेत्र में उपस्थित वस्तु और सेवाओं के सम्मिलित रूप को ही हम क्या बोलते हैं, सकल। सकल का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? जैसे देखिए, अगर हम बात करें, ये मान लीजिए सकल, लेकिन जीडीपी इसकी एक क्वांटिटी बेस पर अगर आप समझें, क्वांटिटी बेस पर एक चीज आप पढ़े होंगे, नेट, और एक होता है आपका ग्रास। इन दोनों में अंतर समझिएगा। जैसे आमतौर पर अगर आप कोई वस्तु लेने जाते हैं, मार्केट में कोई वस्तु लिए, तो उस पैकेट पे लिखा होता होगा, तो आप देखते होंगे नेट वेट इतना ग्राम होता है। कहीं देखते होंगे तो ग्रॉस वेट लिखा रहता है। तो थोड़ी सी मतलब इसको समझिएगा, इसकी टर्मिनोलॉजी को समझिएगा कि आखिर नेट और ग्रास में डिफरेंट क्या है, क्या मतलब इसका बनता है। अगर हम नेट की बात करें तो नेट वेट का मतलब यह होता है कि जैसे मान लीजिए अगर किसी वस्तु पे या किसी प्रोडक्ट पे अगर नेट वेट लिखा है तो उसका तात्पर्य यह बनता है कि उस प्रोडक्ट में या तो उस वस्तु में जितना पैकेट के अंदर वस्तु उपस्थित है वो उसका भार है। समझ रहे? मतलब जैसे मान लो नेट वेट का मतलब ये हुआ कि अगर जैसे आपने कोलगेट लिया, कोलगेट पे लिखा है कि नेट वेट 200 ग्राम, तो इसका मतलब ये नहीं कि जो कोलगेट का पैकेट है उस पैकेट के अंदर जितना कोलगेट उपस्थित है वो उसका वेट बता रहा है नेट वेट, न कि पैकेट का वेट। अब ग्रास वेट लिखा है तो इसका मतलब क्या होगा? ग्रास वेट का मतलब यह होता है कि जैसे अगर आपने किसी भी स्थिति में अगर ग्रास वेट को देखा, तो ग्रास वेट तो आमतौर पर ऐसे यूज नहीं होता है, लेकिन अगर आप देखेंगे तो जैसे भारी वाहन होते हैं जो अपनी वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक सामान को ले आते, तो उसमें क्या होता है, उसमें ग्रास वेट हम यूज करते हैं।
जैसे मान लो कि आपने क्या किया, जैसे बड़े बड़े खदान मतलब कि ट्रकें चलती है, तो ट्रकों को कैसे नापेंगे आप, उनका वेट कैसे करेंगे, किसमें कितना प्रोडक्ट उपस्थित है, तो उसके लिए क्या करते हैं, ग्रास वेट का यूज करते हैं। और ग्रास वेट में क्या होता है कि उसमें जैसे मान लो कि आपने चावल ले लिया, अब चावल 25 किलो चावल बोरी में भरा हुआ है, और उस पर अगर लिखा है कि 25 किलो ग्रास वेट, क्या लिखा है, 25 किलो ग्रास वेट चावल, मतलब कि चावल का जो भार है वो 25 केजी है, तो उसका मतलब ये बनता है कि उस 25 किलो चावल में प्लस बोरी का भी भार इंक्लूड है, इसको बोलते हैं ग्रास वेट। बात समझ में आ गया? लेकिन ध्यान रखिएगा, मैं आपको ये इसलिए समझा रहा हूं क्योंकि मुझे यहां पे आपको उस पॉइंट को समझाना था। आप देखिएगा, लेकिन ये तो हमारे भार के संदर्भ में हो जाता है, तो लेकिन अगर हम अर्थव्यवस्था के संदर्भ में देखें तो इसका थोड़ा सा मतलब अलग बनने लगता है। इसका मतलब अलग क्या बनेगा, जैसा आप समझिएगा, अगर बाइलक आपने मान लो आपने 10 टन चीनी का उत्पादन किया, चीनी का उत्पादन आपने कितना किया, 10 टन। अगर आपने चीनी का उत्पादन 10 टन किया तो ये 10 टन जो होगा ना वो आपके जीडीपी में जोड़ा जाएगा। कितना जोड़ा जाएगा, 10 टन। लेकिन 10 टन चीनी नहीं जोड़ा जाएगा, इस 10 टन चीनी का जो मूल्य होगा वो हमारे जीडीपी में जोड़ा जाएगा। लेकिन एक्चुअल में होता क्या है, अगर बाइलक ये बताओ कि अगर आपने 10 टन चीनी का उत्पादन किया तो वो उत्पादन किससे किया, तो वो उत्पादन करने के लिए आपको किसकी जरूरत पड़ेगी, मशीनी उपकरण की, मशीनी उपकरण। अब ये भी बात है कि अगर वो 10 टन चीनी का जो उत्पादन उसने किया वो कहां करेगा, मान लो गन्ना तो प्राथमिक क्षेत्र से ले लेगा, लेकिन गन्ने को चीनी में कन्वर्ट कहां करेगा, द्वितीयक क्षेत्र में, निर्माण और विनिर्माण क्षेत्र में, जो कि मैंने आपको पीछे क्लास में भी बता दिया था कि निर्माण और विनिर्माण क्या होता है। तो वो यहां पे करेगा, तो उससे क्या होगा, इस चीनी के जितना भी चीनी का उत्पादन होगा उसमें जो मशीनें काम कर रही वो घिसेंगे, क्योंकि मशीनों का भी एक लाइफ होता है, उतने समय तक ही मशीनें चलती हैं। तो हम अगर यहां से 10 टन चीनी का जो उत्पादन हमने किया है और इस 10 टन चीनी के उत्पादन करने में जितना हमारा घिसावट हुआ है, क्या हुआ है, घिसावट, जितना हमारा घिसावट हुआ है उसको क्या करते हैं, वस्तु के संदर्भ में उसको क्या करते हैं, इसमें से घटाकर समायोजित करते हैं। समझ में आया? मतलब जब यही 10 टन चीनी हमारे जीडीपी में जुड़ा जाएगा तो उसमें से अगर हमारा नेट निकालना होगा, मतलब क्या, नेट, ये नेट क्या निकालना पड़ेगा, अगर वो नेट निकाला जाएगा ना, तो जब भी उसमें से नेट निकाला जाएगा तो 10 टन चीनी के उत्पादन में जितना हमारे उपकरणों का घिसावट हुआ है उसको हम घटा देंगे तो हमारा नेट पता चल जाएगा। तो ये तो नेट का संदर्भ कहां से हुआ, वस्तुओं के संदर्भ में। नेट का तात्पर्य किससे यहां पर है, वस्तुओं के संदर्भ में। तो अगर हम किसी वस्तु का उत्पादन करते हैं तो उस वस्तु के उत्पादन, ये वस्तु क्या है, चीनी, इसके उत्पादन में हमारे मशीनों का जितना क्या हुआ, घिसावट हुआ, उस घिसावट को अगर हम घटा दें तो वो हमारा क्या पता चलेगा, नेट। अगर उस घिसावट को जोड़ दिया जाता है तो वो क्या पता होता है, ग्रास। समझ में आ गया? तो मतलब सकल का मतलब क्या है, ग्रास है। इसमें से अभी तक अगर आप ग्रास की बात करें तो ग्रास का मतलब यह हुआ कि इसमें घिसावट भी क्या है, इंक्लूड है। अगर इसी घिसावट को निकाल दें तो ये हमारा क्या पता चलेगा, नेट, मतलब निवल। यहां पे अर्थव्यवस्था में नेट का तात्पर्य क्या हो जाता है, निवल से होता है। ये तो क्या बोले, वस्तु के संदर्भ में। अगर मान लो सेवा के संदर्भ में देखें, सर्विस के संदर्भ में देखें, तो इसमें क्या घिसावट होती है, या उस घिसावट को वहां पर हम किस नाम से जानते हैं, वो चीज को समझिए। जैसे मान लो आप लोग अगर एक चीज देखे होंगे, जैसे मान लीजिए कि मैं किसी के नौकरी, या तो आप मेरे पास आए और हमने बोला कि ठीक है भाई मैं आपको 2000 रुपए की नौकरी देता हूं, मतलब आपको मैं मंथली कितना रुपए दे रहा हूं, 2000,
ठीक है। तो अगर मैं आपको 2000 रुपए दे रहा हूं तो 2000 रुपए का मतलब समझिएगा, जैसे मान लीजिए कि इस समय 2020 चल रहा है और मैंने आपको सैलरी 2000 रुपए पर मंथ दे रहा हूं, ठीक। अगले साल भी मैंने आपको 2000 रुपए ही दे रहा हूं। ऐसे ऐसे अगर मैं आपको 2000 रुपए दे रहा हूं तो आपको क्या लगेगा कि क्या इसमें कोई घिसावट हुआ क्या, या हमारे वेतन में कुछ मूल्यह्रास हुआ? तो देखिए इसको समझिएगा, एक चीज समझिए, अगर आप 2015 में 50 रुपए में जितनी वस्तु खरीदते थे, आज 2020 में उतनी वस्तु कितने खरीदते हो? सोचिए, पहले आप लोग 50 रुपए में जाते थे, ढेर सारा सामान लेकर आते थे, लगता था कि नहीं कुछ सामान हम लोगों ने खरीदा है। आज 50 रुपए लेके जाओ, थोड़ा सा सामान मिलता है। तो कारण क्या है? जिस वस्तु का मूल्य 2015 में मान लो कि 50 रुपए था और उसी वस्तु का मूल्य 2017 में 60 रुपए हो गए। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि एक्चुअल में जो वस्तु हमको 2015 में 50 रुपए में मिलती थी, वही वस्तु आज 2017 में कितने रुपए मिल रही है? 60 रुपए मिल रही है। मतलब आज का 60 रुपया 2015 के 50 रुपया के बराबर हो गया। तो इसका क्या हुआ? हास हुआ। इसका क्या हुआ? मुद्रा का हास, जिसको हम इन्फ्लेशन के नाम से जानते हैं, अर्थात उसको हम बोलते हैं मुद्रा स्फीति। देखिए अभी हम मुद्रा स्फीति की बात नहीं करेंगे क्योंकि वो अलग टॉपिक है, लेकिन थोड़ा सा समझ जाइएगा। यही हास जो है ना, ये हमको दिखता नहीं है। जो इन्फ्लेशन है वो हमको दिखता नहीं है, होता है। वो क्या होता है? होता है। जैसे आज एक्चुअल में मैंने इसको कितना दिया? 2000 रुपए, लेकिन अगले साल भी अगर मैंने इसको 2000 रुपए दिया तो वो व्यक्ति अगर ये बोले कि भाई इसमें तो आप उसका क्या कर रहे थे? घिसावट घटा रहे थे, इसमें कौन सा घिसावट होगा? वो पूछेगा तुम्हारे में कौन सा घिसावट हुआ, तुम बताओ, कहां तुम्हारे बॉडी में कहीं क्रोच आया या घिसावट हुआ क्या? तो तुम तो दिखा नहीं सकते, लेकिन एक्चुअल में उसमें क्या हुआ? हास हुआ। तो वो अगले साल की अपेक्षा मान लो कि अभी वर्तमान में तो 2.5% चल रहा है इन्फ्लेशन, हालांकि थोक मूल्य सूचकांक पे और आपका उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पे अलग अलग है। अगर 2.5% है तो ये मान के चलो कि ये आपका 2000 है, तो अगले साल अगर 2021 में होगा तो ये 1997.50 हो गए, 2.5 रुपए कम हो गया। ऐसे ऐसे होके कम हो जाता है। तो एक्चुअल में ऐसा बताया जाता है कि सन 2000 से 2015-16 के उपरांत जो इन्फ्लेशन हुआ है वो आपका लगभग 26% तक हो गया। इसका तात्पर्य यह बनता है कि हमारे हाथ में जो 100 रुपया है वो तो है 100 रुपया, लेकिन 100 रुपया तो है, लेकिन 100 रुपया के संदर्भ में अगर हम बात करें तो वो वर्तमान का कितना है? केवल अगर 26% हो चुका है तो इसका मतलब कितना? 74 रुपए। ठीक है। तो ये टॉपिक थोड़ा सा आपको यहाँ से ये समझाने का मतलब यही था कि आपको थोड़ा शकल समझ में आ जाए। ठीक है। तो शकल का मतलब ये होता है कि इसमें अगर आपको ये ध्यान रखना है, शकल का मतलब होता है कि उसमें घिसावट, वस्तुओं के संदर्भ में इसमें हम घिसावट को क्या करते हैं? घटाते हैं, और सेवाओं के संदर्भ में इसमें क्या घटाते हैं? मूल्यह्रास को। तो यहां से क्या घटाएंगे? मूल्यह्रास। तो यहां से नेट पता चलेगा, और वस्तुओं के संदर्भ में अगर घटाएंगे तो यहां से क्या पता चलेगा? तो वस्तुओं के संदर्भ में क्या घटाना पड़ेगा? घिसावट। तो वस्तुओं के संदर्भ में अगर हम इसमें कोई भी वस्तु को अगर बनाते हैं और उसको बनाने में अगर किसी भी उपकरण में जितना घिसावट होता है अगर उसको घटा दें तो हमको ये नेट पता चलता है। और अगर सेवाओं के संदर्भ में अगर हम घटाएं, अगर उसके मूल्यह्रास को घटाएं तो वो हमसे क्या पता चलेगा? नेट पता चलेगा। लेकिन यही तीनों सेक्टर से अगर बिना घिसावट या बिना मूल्यह्रास के अगर सबको इंक्लूड कर दें, अर्थात सबका ग्रास ले लें, तो वो क्या कहलाता है? सकल। वो क्या कहलाएगा? सकल। तो सकल का मतलब आपको समझ में आ गया होगा। तो यहां से मेरे समझाने का मतलब केवल ये क्या था? सकल। तो सकल में तीनों सेक्टर के सभी आ जाएंगे। ठीक है।
और उसमें न तो घिसावट घटाया जाता है न तो मूल्यह्रास घटाया जाता है। अगर आपने घिसावट और मूल्यह्रास घटाया तो हमको क्या पता चलेगा, नेट, अर्थात यहां से नेट इसकी वैल्यू आपको पता हो सकती है। ठीक है, चलिए अब देखिए थोड़ी सी घरेलू की बात कर लेते हैं। घरेलू क्या है? अगर यहां से हम घरेलू की बात करें तो देखिए घरेलू की अगर हम बात करते हैं तो आमतौर पर आप जानते होंगे, लोग घरेलू का मतलब कुछ लोगों को समझ में नहीं आता है कि घरेलू क्या है या घरेलू सीमा क्या होती है। देखिए घरेलू सीमा अपने राजनीतिक सीमा या भौगोलिक सीमा से कहीं बढ़ के होती है घरेलू सीमा। तो पहले हमको ये मालूम होना चाहिए कि ये घरेलू सीमा है क्या। ठीक, तो घरेलू सीमा को समझने के लिए जैसे आप किसी भी मैप पे यूज करते, जैसे मान लो हमारा भारत हो गया, इस भारत को ले लेते हैं। ठीक, ये हमारा भारत हो गया। अब ये भारत हो गया तो ये मान लो कि आपका अंडमान निकोबार हो गया, ये हमारा लक्षद्वीप हो गया, ये पूरा भारत हो गया। क्या यही हमारी घरेलू सीमा है? क्या आप इसी को मानते हैं घरेलू सीमा? जी बिल्कुल नहीं, ये आपकी घरेलू सीमा नहीं है। ये एक भौगोलिक सीमा है जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अलग अलग देशों के लिए एक सुचारू रूप से देश संचालित हो, सुचारू रूप से किसी देश की सब व्यवस्थाएं संचालित हो पाए, उसके लिए इसको भौगोलिक सीमा नाम दिया गया है। लेकिन भौगोलिक सीमा से कहीं हटके होती है हमारी घरेलू सीमा। भौगोलिक सीमा से कहीं हटके होती है हमारी क्या? भौगोलिक सीमा। तो भौगोलिक सीमा, सॉरी घरेलू सीमा। तो घरेलू सीमा में हम क्या देखेंगे? तो घरेलू सीमा यहां से क्या अलग अलग देशों में भी होती है क्या, या कहां तक होती है, इसके बारे में हम समझते हैं। जैसा आप मान लीजिए, अगर हम मान लेते हैं कि आप लोग सुने होंगे राजनयिक। राजनयिक, अब आपको यह मालूम होगा कि राजनयिक क्या होते हैं। तो पहले मैं आपको बता देता हूं कि राजनयिक क्या है। जैसे मान लीजिए कि अगर हमारे देश में एक तो कई बार इनका नाम स्टूडेंट को कंफ्यूज होता है कि अगर कोई राजदूत है या उच्चायुक्त है, हाई कमिश्नर है, उच्चायुक्त, इन दोनों में अंतर क्या है, ये क्या होते हैं? तो वही हम बात कर रहे हैं राजनयिक। राजनयिक जो होते हैं, जैसे हमारे देश के कुछ ऐसे नागरिक हैं जो विदेशों में जाके काम करते हैं, विदेशों में रहते हैं, वहां कमाते हैं और कमाकर हमें देते हैं। बहुत सारे देश के नागरिक हमारे देश में भी रहते हैं। तो यहां पर हम ये चीज को समझेंगे कि एक्चुअल में हमारा जो समझने का तरीका है कि हमको समझना क्या है, घरेलू। तो घरेलू को समझने के लिए जैसे मैंने अभी आपको बताया कि अलग अलग देश अपने राजदूत की नियुक्ति करते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमारे देश के सबसे ज्यादा जो नागरिक हैं वो म्यांमार में रहते हैं। तो अगर हमारे देश के नागरिक सबसे ज्यादा म्यांमार में रहते हैं, तो ये चीज बताइए कि अगर वो म्यांमार में रहते हैं तो म्यांमार में रहने के साथ अगर हम बात करें तो उनके रहन सहन की जिम्मेदारी या उनके अधिकारों का रक्षा करने की जिम्मेदारी किसकी होगी? क्या म्यांमार सरकार की होगी या भारत सरकार की होगी? तो इसका जो सही उत्तर मिलता है वो मिलता है भारत सरकार की जिम्मेदारी। इसी तौर पे जो भारत सरकार होती है वह भारत सरकार एक राजदूत की वहां नियुक्ति करती है, और वह राजदूत क्या करता है? वह अपने नागरिकों का संरक्षक होता है। वह वहां के जो हमारे भारतीय नागरिक हैं उनके खिलाफ अगर कुछ भी होता है या उनसे किसी प्रकार की उनकी शिकायत होती है तो वहां म्यांमार में स्थित अपने देश के दूतावास कार्यालय अर्थात राजदूत से संपर्क करते हैं, और ये राजदूत भारत सरकार से संपर्क करके उस समस्या का समाधान करता है। ये तो बात होगी। लेकिन पहले हम ये जान लेते हैं कि राजदूत और उच्चायुक्त में अंतर क्या है। देखिए बहुत बेसिक अंतर है, इसमें आपको ज्यादा कंफ्यूज होना नहीं है। हालांकि स्टूडेंट के अंदर एक कंफ्यूजन होता है तो मैं आपको दूर कर देता हूं। एक्चुअल में जैसे मान लीजिए कि भारत राष्ट्रमंडल का देश है, कॉमनवेल्थ कंट्री में भारत आता है, तो इसमें कॉमनवेल्थ कंट्री में जितने भी देश आते हैं, जैसे बाई हमारा अगर राजनयिक पाकिस्तान में है, पाकिस्तान का राजनयिक भारत में है,
तो उसे हम क्या बोलते हैं, उच्चायुक्त। मतलब जो कंट्री राष्ट्रमंडल का मेंबर होती है उस कंट्री में, तो राष्ट्रमंडल का मेंबर पाकिस्तान है, तो हमारे राजनयिक को पाकिस्तान में क्या बोला जाता है, उच्चायुक्त हम बोलेंगे उसको। और पाकिस्तान का अगर राजनयिक हमारे भारत में आता है तो उसको क्या बोलेंगे, उच्चायुक्त। हमारे देश का अगर राजनयिक ब्रिटेन में जाता है तो उसको क्या बोलेंगे, उच्चायुक्त, क्योंकि ब्रिटेन भी तो कॉमनवेल्थ का मेंबर है। और ब्रिटेन का उच्चायुक्त अगर भारत में आता है या तो राजनयिक आता है तो उसको क्या बोलेंगे, उच्चायुक्त। लेकिन अगर भारत का राजनयिक अगर अमेरिका में है, नियुक्त है, तो उसे क्या बोलेंगे, राजदूत। क्यों बोलेंगे, क्योंकि अमेरिका राष्ट्रमंडल का मेंबर नहीं है। तो जो राष्ट्रमंडल के मेंबर होते हैं, जो राष्ट्रमंडल के मेंबर होते हैं, एक्चुअल में उन्हें हम क्या बोलते हैं, उच्चायुक्त। वहां पे नियुक्त होते हैं, उच्चायुक्त बोला जाता है। और जो राष्ट्रमंडल के मेंबर नहीं है वहां पे क्या हो जाएंगे, राजदूत। तो एक्चुअल में अगर हमारे भारत का राजदूत अगर नियुक्त या राजनयिक अमेरिका में नियुक्त है तो वो क्या कहलाएगा, राजदूत। बशर्ते अगर वो पाकिस्तान में है तो क्या कहलाएगा, उच्चायुक्त। अगर वो ब्रिटेन में है तो क्या कहलाएगा, उच्चायुक्त। क्यों, क्योंकि ब्रिटेन और पाकिस्तान क्या है, राष्ट्रमंडल के मेंबर हैं। साथ साथ भारत भी क्या है, राष्ट्रमंडल का मेंबर है। और राजनयिक जो होते हैं उनकी जो नियुक्ति होती है वो आपको पता होगा कि आईएफएस के माध्यम से होती है, इंडियन फॉरेन सर्विस, जो कि यूपीएससी द्वारा कंडक्ट होता है। और जिस देश में उनकी नियुक्ति की जाती है वहां के कल्चर संस्कार के बारे में थोड़ा उनको नॉलेज होना चाहिए, ऐसे व्यक्ति को वहां नियुक्त किया जाता है। तो एक्चुअल में जो राजनयिक होते हैं, एक्चुअल में क्या होते हैं, जो राजनयिक होते हैं या राजदूत होते हैं या उच्चायुक्त होते हैं, वो जिस देश में होते हैं उनके लिए वहां की सरकार की एक जिम्मेदारी बनती कि उनके लिए एक आवास या जगह आवंटित करता। जैसे मान लीजिए कि अगर हमारा राजनयिक या हमारा राजदूत एक्चुअल में जाकर जापान में नियुक्त किया गया है, जापान में रह रहा है, तो जापान में जो हमारे नागरिक हैं वे नागरिक क्या, वहां के जो नागरिक होंगे, हमारे देश के जो वहां पे नागरिक है उनका संरक्षक है, तो उनके लिए जापान सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि वहां उनके लिए एक जगह क्या करे, आवंटित करे। और वह जगह कहां होना चाहिए, उस देश की राजधानी में होना चाहिए। तो आमतौर पर जो दूतावास होता है वो आपके राजधानी में उनका हेडक्वार्टर होता है, अर्थात मुख्यालय होता है। अब जापान का अगर व्यक्ति भारत में रह रहा है तो हमारे दिल्ली में उसके लिए आवंटित होगा। तो वो जगह भी क्या होता है, घरेलू सीमा होती है। ये तो हमारी घरेलू सीमा है ही, ये तो हमारी घरेलू सीमा है ही, लेकिन इसके साथ जो विदेशों में भारत के दूतावास हैं, विदेशों में जो भारत के दूतावास हैं वो भी हमारे घरेलू सीमा के अंतर्गत आते हैं। और ये भी है कि जो विदेशियों के भारत में दूतावास हैं वो उनके घरेलू सीमा में आते हैं, न कि वो हमारे घरेलू सीमा में। क्यों, क्योंकि जब हमारी घरेलू सीमा किसी अन्य देश की राजधानी में हो सकती है तो संबंधित देश की भी घरेलू सीमा हमारे देश की राजधानी में आवंटित हो सकता है और होता ही होता है। ये इसका मीनिंग एक्चुअल है। ठीक है, समझ में आया। चलिए, तो यहां से मैंने ये बताया कि ये आपकी भौगोलिक सीमा के बाद हम लोग बात कर रहे हैं घरेलू सीमा पे। तो एक पॉइंट मैंने बताया कि जो दूतावास होता है उसके संदर्भ में बताया। तो दूतावास अगर हम बात कर रहे हैं तो उसमें राजदूत और उच्चायुक्त दोनों को हम क्या कर सकते हैं, सम्मिलित कर सकते हैं। तो ये मैंने आपको घरेलू सीमा के बारे में बता दिया। अब जैसे मान लीजिए और भी क्या होती घरेलू सीमा, जैसे मान लीजिए अब यहां मान लीजिए कि बहुत सारी कंपनियां हैं, जैसे भारत की कंपनी एयरटेल का नाम आप सुने होंगे, भारत की कंपनी सेल है, भारत की कंपनी एनटीपीसी, भारत की कंपनी गेल है, जो कि अभी आपको पता है तापी परियोजना में काम कर रही है। तापी परियोजना को मतलब तापी गैस पाइपलाइन जानते भी होंगे आप लोग। तापी तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया, ये तापी गैस परियोजना है जिस पर हमारी गेल काम कर रही है। तो अलग अलग देशों में अगर हम बात करें मतलब, तो हमारे देश की बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जो कि भारत में भी उत्पादन करती हैं और विदेशों में भी उत्पादन करती हैं। लेकिन यहां पे ये बात आता है कि एक्चुअल में अगर वो भारत में उत्पादन कर रही तो यहां तो मान लो हम देख रेख कर लेते हैं, उनसे टैक्स वसूली कर लेते हैं कि ये इतना उत्पादन करे तो इतना टैक्स इनको देना पड़ेगा। लेकिन वही कंपनी अगर विदेशों में जाके कार्यरत है
और वहां उत्पादन करे तो उसका देख रेख कौन करेगा? क्या वहां की सरकार करेगी? वहां की सरकार से क्या लेना देना है? तो इसकी जिम्मेदारी किसके पास होती है? भारत सरकार की जिम्मेदारी है। अब भारत सरकार की जिम्मेदारी है तो अपनी जिम्मेदारी को कैसे निर्वहन करे, उसके लिए क्या सिस्टम है? तो उसके लिए एक सिस्टम ये बनाया जाता है, एक्चुअल में देखा जाए तो उस कंपनी और भारत सरकार के बीच में एक समझौता होता है। उस कंपनी और भारत सरकार के बीच में क्या होगा? एक समझौता होगा। वो समझौता किस प्रकार से होगा? तो उन दोनों के बीच में, जैसे मान लो एयरटेल है और भारत सरकार, इन दोनों के बीच में एक ऐसे व्यक्ति को नियुक्त किया जाता है, उसी को बोलते हैं आर्थिक सलाहकार। आर्थिक तौर से वो क्या हो? थोड़ा जानकार व्यक्ति हो। ऐसे व्यक्ति को उस संबंधित देश में नियुक्त कर दिया जाता है। जैसे मान लीजिए अगर एयरटेल कंपनी है, ठीक, और अगर ये एयरटेल कंपनी है तो एयरटेल कंपनी मान लीजिए अगर अमेरिका में है, कहां पर है? अमेरिका में। अगर ये अमेरिका में है तो इस अमेरिका का मतलब समझिएगा कि भारत में एयरटेल का चेयरमैन तो भारत में है, लेकिन भारत सरकार भी यही है। लेकिन भारत सरकार और एयरटेल के बीच में एक भारत सरकार का व्यक्ति होगा, आर्थिक तौर से जो जानकार होगा, वो रहेगा अमेरिका में। वो कहां रहेगा? अमेरिका में। अब वो होगा अमेरिका में। तो अमेरिका में क्यों होगा? इसकी देखरेख करने के लिए। किसकी देखरेख के लिए? एयरटेल कंपनी का क्या उत्पादन कर रही, कितना उत्पादन कर रही है, वो सारी सूचनाएं भारत सरकार को बताती रहती। और उसी के रहने के लिए, उसी जो इस बीच में कड़ी का काम करता है, मतलब कंपनी और साथ में सरकार के साथ जो कड़ी का काम करता है, अगर वो अन्य देश में होता है तो उसी को हम बोलते हैं कंसुलेटर। क्या बोलते हैं? कंसुलेटर। इसको क्या बोला जाता है? कंसुलेटर बोलते हैं। और एक्चुअल में जो कंसुलेटर होता है, वो कंसुलेटर के लिए भी उस देश में एक क्षेत्र जगह आवंटित किया जाता है उसके रहने के लिए। जैसा अभी हमने आपको बताया किसके संदर्भ में? दूतावास के संदर्भ में। वैसे इसके संदर्भ में भी होता है कि जैसे मान लीजिए कि अभी मैंने बताया आपको कि एयरटेल भारत में उत्पादन करी तो भारत सरकार को पता है, लेकिन वही एयरटेल अगर अमेरिका में जाकर उत्पादन कर रही है तो कितना उत्पादन कर रही है, उसके लिए सरकार एक अपना कंसुलेटर अमेरिका में रखती है और अमेरिकी सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि इस कंसुलेटर के लिए एक कंसुलेट जगह आवंटित किया जाए। मतलब अमेरिका में एक जगह आवंटित होगा किसके लिए? कंसुलेटर को रहने के लिए। तो उस जगह को बोलते हैं कंसुलेट। उस जगह को क्या बोलेंगे? कंसुलेट। लेकिन ध्यान रखिएगा, ये जो कंसुलेट होता है ना, वो कंसुलेट एक्चुअल में अगर ध्यान दे तो वो राजधानी में हो, ये जरूरी नहीं होता है। वो इससे हटके भी हो सकता है। जैसे अभी हमारे देश में अगर बहुत सारे देशों के, क्योंकि हमारे देश में विदेशों की कंपनियां भी कार्यरत है, जैसे सैमसंग है, नोकिया है, एलजी है, तो वो सभी कंपनियां भी भारत में है, तो उन देशों के कंसुलेटर यहां भी होंगे। और हमारे देश की कंपनियां विदेशों में है तो हमारे देश के कंसुलेटर उस देश में होंगे। तो ये जो रहते हैं वो संबंधित देश की राजधानी में होना जरूरी नहीं होता। तो हमारे देश में सबसे ज्यादा अगर कंसुलेट देखा जाए तो हैदराबाद का बंगलुरु में मिल जाता है, मुंबई में भी है, कोलकाता में भी है। तो ये इन जगहों पर क्या होता है? कंसुलेट। लेकिन ये जो जगह होता है कंसुलेटर को रहने के लिए, ये भी क्या कहलाता है? घरेलू सीमा। समझ में आया आपको? तो मैंने अभी दूतावास बताया और ये क्या आपको बता दिया? घरेलू सीमा के अंतर्गत कौन आता है? कंसुलेट। तो आप इसके लिए कंफ्यूज मत होइएगा। कंसुलेट का मतलब मैंने समझा दिया कि कंसुलेट क्या होता है। ठीक है, तो कंसुलेट के संदर्भ में मैंने बताया कि कंसुलेट क्या होता है और कंसुलेटर क्या होता है। तो ये कंपनियों के लिए देखरेख करने के लिए यहाँ पे नियुक्त किया जाता है। तो ये भी इसका क्या होता है? घरेलू सीमा। तो मतलब जो हमारे देश का कंसुलेटर किसी दूसरे देश में रहता है, तो जिस क्षेत्र में रहता है वह हमारे देश की घरेलू सीमा, और उस देश का जो कंसुलेटर हमारे देश में रहता है उसके लिए हमको भी जगह आवंटित करना पड़ेगा। तो वो जो कंसुलेट होगा संबंधित देश की घरेलू सीमा। समझ में आ गया? और इसके पहले क्या बताया कि जो दूतावास होता है, अगर अमेरिका का दूतावास अगर दिल्ली में है तो वो अमेरिका का घरेलू सीमा, अगर हमारा दूतावास वाशिंगटन डीसी में है
तो वो हमारे इंडिया का घरेलू सीमा। तो अगर आप इसमें से घरेलू सीमा की बात कर रहे हैं तो दो चीज मैंने आपको समझा दी, ठीक है। और जैसे मान लीजिए, जैसे कोई भी एयरप्लेन है, या तो मान लीजिए कि हमारी एक एयर इंडिया पे है। एयर इंडिया आपको पता है कि इंटरनेशनल आपको सर्विस प्रदान करती है। तो उसमें अगर पायलट मान लीजिए कि वो जापान में जाती है, जापान से भारत भी आती है, जापान से टोक्यो, टोक्यो से आपका फ्रांस पेरिस जाती है, पेरिस से फिर मान सकते हैं आप लोग इंग्लैंड जाती है, लंदन जाती है, या तो वाशिंगटन डीसी जाती है। तो वो जिस जहां भी खड़ी होती है, क्योंकि हमारे देश की एयर इंडिया है, वो जितने क्षेत्र में खड़ी हो जाती है वो हमारी घरेलू सीमा हो जाती है। और अगर जैसे स्पाइस जेट हो गया, इंडिगो हो गया, किंगफिशर हो गई, ये विदेशी कंपनियों के एरोप्लेन है, तो ये हमारे देश में जहां खड़ी होती है वो संबंधित देश की घरेलू सीमा होती है। समझ में आ रहा आपको? तो ये आपकी घरेलू सीमा होगी। तो मेरे कहने का तात्पर्य ये था कि पहले आपको ये समझ में आना चाहिए कि घरेलू सीमा क्या होती है, ठीक। जैसे बहुत सारे बंदरगाह हैं, अंतरराष्ट्रीय बंदरगाह। तो हमारे जो जहाज होते हैं, अगर वो किसी दूसरे देश के बंदरगाह पे खड़े हो जाए, या उस देश का जहाज हमारे बंदरगाह पे खड़े हो जाए, तो जितने क्षेत्र में वो बंदरगाह खड़ा होता है वह संबंधित देश का, मतलब जिस देश का वो जहाज है या बेड़ा है, वह उस देश की घरेलू सीमा कहलाता है। और हमारा अगर मान लीजिए कोई भी जहाज है, पानी की जहाज है, और जिससे हम व्यापार कर लेते हैं तो जल परिवहन के माध्यम से, तो वो अगर हम जिस बंदरगाह पे खड़ी होती है वो इंडिया का क्या कहलाता है? घरेलू सीमा। तो यहां से उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि घरेलू का मतलब क्या होता है। तो घरेलू का मतलब हमने आपको ये बताया कि एक्चुअल में घरेलू क्या है। तो घरेलू सीमा कहीं ना कहीं भौगोलिक सीमा और राजनीतिक सीमा से कहीं क्या होती है? बढ़ के होती है। तो ये आपकी घरेलू सीमा है। तो यहां से मैंने आपको ये समझाने का प्रयास किया कि सकल क्या है और घरेलू क्या है। उत्पाद का मतलब आप जानते हैं कि कोई भी प्रोडक्ट होता है या जिसका हम उत्पादन करते हैं वो आपका क्या हो जाता है? उत्पाद कहलाता है, ठीक। चलिए, अब ध्यान दीजिएगा। तो यहां से हम ये देखेंगे कि एक्चुअल में क्या सकल घरेलू उत्पाद किसे कहेंगे। तो हम सकल घरेलू उत्पाद के लिए ये बोलेंगे कि एक वित्तीय वर्ष के अंदर, वित्तीय वर्ष शब्द जब हमने यूज किया तो पहले आप वित्तीय वर्ष को समझिएगा। जैसे आप जानते होंगे कि हमारा जो वित्तीय वर्ष है वह एक्चुअल में 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है। तो क्या यह 1 अप्रैल से 31 मार्च तक जो वित्तीय वर्ष बना है किसने बनाया? थोड़ा सा मन करिए कि यह किसने बनाया होगा? क्या किसी के दिमाग की उपज थी या हम लोगों ने खुद बना दिया? तो देखिए, जो वित्तीय वर्ष है, अगर आप इसको समझिएगा तो जो वित्तीय वर्ष है उसको हमने लिया था रूस से। रूस क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि रूस से ही हमने नियोजन का प्रावधान लिया है। प्लानिंग जो सिस्टम हमारा है वो रूस से ही लिया गया है। तो जो प्लानिंग सिस्टम हमने रूस से लिया तो उसके साथ हमारा वित्तीय वर्ष आ गया। वैसे अगर आप देखिए तो बैंकिंग सिस्टम हमने अमेरिका से लिया, तो इसलिए बैंकों का जो वित्तीय वर्ष होता है वह 1 जुलाई से 30 जून तक का होता है। 1 जुलाई से 30 जून तक होता है। अब जैसे सराफा बाजार देखते हैं, जैसे जो रत्नाभूषण बेचने वाले व्यापारी होते हैं, उनका वित्तीय वर्ष जो होता है ना वो आपका दिवाली को माना जाता है। दिवाली पे वो अपना नया पोथी पत्र स्टार्ट करते हैं, अपना नया लेखा जोखा उनका स्टार्ट हो जाता है। तो यहां कर है कि एक वित्तीय वर्ष के भीतर अर्थव्यवस्था के तीनों सेक्टर से, अर्थव्यवस्था के तीनों सेक्टर से जितना उत्पादन किया जाता है उसके मौद्रिक मूल्य को देश की जीडीपी कहते हैं। क्या कहते हैं? देश की जीडीपी कहते हैं। मतलब अपने घरेलू सीमा में
एक वित्तीय वर्ष के भीतर, वित्तीय वर्ष मतलब समझ गए, 1 अप्रैल से 31 मार्च, अपने घरेलू सीमा मतलब समझ में आ गया। घरेलू सीमा कहां कहां तक है, मैंने आपको समझा दिया कि घरेलू सीमा कहां कहां तक होती है। तो घरेलू सीमा केवल भारत के अंतर्गत नहीं, अभी ये आप चीजें समझ गए होंगे। तो एक वित्तीय वर्ष के अंदर, अपने एक वित्तीय वर्ष में अपने घरेलू सीमा के भीतर अर्थव्यवस्था के तीनों सेक्टर से जितना उत्पादन किया जाता है उसके मौद्रिक मूल्य को देश की जीडीपी कहते हैं। अब उत्पादन यहां से भी होगा, यहां से भी होगा और यहां से भी होगा। यहां से सर्विस प्रोवाइड होगा, यहां से वस्तु उत्पादन होगी। समझ में आया? जैसे मान लीजिए अगर हम, कोई भी किसान है, मान लो आप इसको थोड़ा समझ लो, 1 किलो या तो मान लो 1 किलो उसने गेहूं का उत्पादन किया। किसका उत्पादन किया? गेहूं का उत्पादन किया। और इसका एमएसपी कितना है? 16 रुपए, मतलब मिनिमम सपोर्ट प्राइस, न्यूनतम समर्थन मूल्य। 1 केजी गेहूं है और इसका मूल्य कितना रखा गया है? 16 रुपए। ये मान लीजिए 16 रुपए हो गए। अब ये चीज बताइएगा, अगर 1 किलो गेहूं को कोई मिल वाला ले, जैसे फ्लोर मिल वाले होते हैं, अगर बाइलक वो फ्लोर मिल वाला है और 1 किलो गेहूं को अगर वह आटा बनाता है, आटा पीसता है इसका, और आटा पीसने के लिए ये मान लीजिए किसान के पास हो गया, ये मान लो किसके पास हो गया? फ्लोर मिल के पास। फ्लोर मिल वाला अगर 1 केजी गेहूं को पीस कर 1 किलो आटा बनाता है तो उसको कितने बेचेगा? 25 रुपए पर केजी। सोचो, 25 रुपए पर केजी। देखते होंगे आटा के बहुत अच्छे परिवार के आटा आते हैं, आशीर्वाद के आटे आते हैं, तो थोड़े ब्रांड होते हैं, तो वो 25 रुपए केजी बिकता है। और उसी 1 किलो आटा, देखो इसका मूल्य कितना बढ़ रहा है। 1 केजी ही अगर आटे को ले लेता है बेकरी वाला, अगर ये बेकरी वाला लेता है तो इसको कितने, बेकरी मतलब ब्रेड बनाने वाली कंपनी, अब ब्रेड बनाने वाली कंपनी अगर 1 किलो आटा से कितना ब्रेड बनाएगी तो उसका कितना मूल्य निकालेगी? 200 रुपए की, 200 रुपए कम से कम, या तो मान लो 200 रुपए ज्यादा हो जाएगा, मान लो तुम 100 रुपए, 100 रुपए की ब्रेड बनाएगी। और इस 100 रुपए की अगर ब्रेड बनाएगी तो वो किसके पास आएगा? वह ब्रेड आएगा किसके पास? थोक जो विक्रेता होता है। अब थोक विक्रेता के पास आएगा बंधु, तो ये इसको कितने में बेचेगा? मान लो 120 रुपए में बेचेगा। अब थोक विक्रेता से एक गांव की दुकान के पास आएगा, तो गांव का जो दुकान है, मान लो कि कोई भी हो गया, या मान लो मनीष की दुकान है, मनीष जनरल स्टोर, तो उसके पास आया तो ये इसको कितने बेचा? 125 रुपए बेच रहा है। और इसको अगर आप समझो, इसको 125 रुपए में अगर तुम खरीद कर लाए और उसको खा गए तो वो खत्म हुआ, वो गई अंतिम। मतलब 1 किलो गेहूं कहां जुड़ेगा? प्राथमिक क्षेत्र में। 1 किलो गेहूं का मूल्य जुड़ेगा बंधु यहां पे हमारे जीडीपी में, न कि 1 किलो गेहूं जुड़ेगा। मतलब ये हुआ कि जो 1 किलो गेहूं का मूल्य है वो प्राथमिक सेक्टर से हमारे जीडीपी में जुड़ा जाएगा। लेकिन फ्लोर मिल वाला और बेकरी वाला कहां जोड़ा जाएगा इसको? तो ये आपका द्वितीय क्षेत्र में आएगा, क्योंकि निर्माण कर रहा है। तो यहाँ पे ये आपका कृषि में अर्थात प्राथमिक सेक्टर में जुड़ेगा, और ये दोनों कहां जुड़ेंगे? तो ये दोनों कहां जुड़ेंगे? ये आपके द्वितीय सेक्टर से यहां से जुड़ा जाएगा। समझ में आया? क्योंकि ये दोनों क्या कर रहे हैं? इसका निर्माण कर रहे हैं। लेकिन एक चीज सोचो, अगर आप इसको डायरेक्ट क्या किए? खा गए, तब तो ये अंतिम हो गई। लेकिन बाइलक अगर मान लो कोई भी पाव भाजी वाला लिया, अरे पोड़ा पाव खाए होगे, भजिया पाव खाए होगे, अगर ठेला वाला ले लेता इसको, मान लो अगर ये ठेला वाला इसको लिया, इसी 125 रुपए से ब्रेड से उसने कितना कमाया? 300 रुपए कमाया, या तो मान लो 250 रुपए कमाया। कितना कमाया? 250 से ज्यादा ही कमा दिया।
300 रुपये ही मान लो, 300 रुपये कमाए, थोड़ा सा भजिया डालना, उसके बाद पाव लगा देना, ये ले भाई 20 रुपये, ऐसे बोलते ना वो। अब 300 रुपये सोचो कमा लिए। तो ये इससे अगर ये तीनों को देखो तो ये सर्विस सेक्टर, ये किसको दे रहे हैं, ये सर्विस दे रहे हैं। ये थोक विक्रेता वाला क्या दे रहा है, सर्विस दे रहा है, सीधी सी बात है, खरीद कर बेच रहा है, तो ये क्या कर रहा है, सर्विस दे रहा है। ये भी आपको भजिया वाले को बेच रहा है, वो भी सर्विस दे रहा है। अब भजिया वाला तुमको खिला रहा है तो तुमको भी तो सर्विस दे रहा है। अब तुम सोचो, अगर तुम्हारा गेहूं होता अब तुम उसको डायरेक्टली पीस के खा जाते तो इसका मूल्य इतना बढ़ता नहीं। अब यही गेहूं देखो, अर्थव्यवस्था के तीनों सेक्टर में इसका मूल्य क्या हो रहा है, जुड़ रहा है। तो इस तरीके से अगर देखो तो ये मान लो जो गेहूं का 16 रुपए कहां जुड़ेगा, प्राथमिक सेक्टर से हमारे जीडीपी में। इसके बाद फ्लोर मिल बेकरी वाले से कहां जुड़ेगा, द्वितीयक सेक्टर में, और इनसे कहां जुड़ेगा, तृतीयक क्षेत्र में। लेकिन जानते होंगे आप लोग, हमारे देश में अक्सर ये बातें होती हैं कि बहुत सारे किसान हमारे देश के होते हैं जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं होता है, सहकारी समितियों में नहीं होते हैं, सरकार के द्वारा जो प्लानिंग किया जाता है, जो योजनाएं चलाई जा रही है, या तो उसमें उनका नाम नहीं होता है। तो जब नाम नहीं होता है तो छोटे मोटे किसानों का नाम न होने से बहुत सारे जो उत्पादन होते हैं वो सरकार के सामने आ नहीं पाते। एक संभावित आंकड़ा सरकार देता है कि इतना टन गेहूं का उत्पादन इस वर्ष होने की संभावना है या होता है। किसी भी किसान से पूछे भाई तुम्हारे कितना गेहूं हुआ, वो कभी भी सत्य नहीं बताएगा। अगर 20 कुंटल हुआ तो कहेगा बहुत कम गेहूं हुआ इस बार, और लगभग हुआ बहुत बेकार स्थिति थी, लोड गया, ऐसे तैसे बारिश के कारण खराब हो गया, बोलेगा 6 कुंटल 7 कुंटल हुआ, अपने खाएगा। वो उतना चुरा लिया, उतना क्या चुरा लिया, मान लो यूज करेगा वही, लेकिन वो स्पष्ट उसकी जानकारी या आंकड़ा स्पष्ट नहीं देता है। अब सरकार तो मान लो ये इसको पता है, अब यहां से इससे टैक्स ले लेगी, फ्लोर मिल वाला भी चोरी करेगा, इसके बाद बेकरी वाला भी क्या करेगा, नहीं इतना मैंने बनाया, लेकिन ये तो टैक्स दे देते हैं, ये भी टैक्स मान लो थोड़ा बहुत दे देते हैं, लेकिन ये सब टैक्स कहां देंगे। टैक्स देने के लिए आपको जरूरत क्या है कि आपके पास वो बिल होना चाहिए। एक्चुअल में 1 नंबर का बिल आपको प्राप्त होना चाहिए। क्या आप ब्रेड खरीदने जाते हो, बोलते हो 1 नंबर का हमको बिल दो, अगर बिल लेना है तो जाओ, हमारे पास बिल नहीं है, तो वो उसके पास आ गया, सीधी सी बात है, वो टैक्स नहीं देगा। अब ये थोक विक्रेता है, वो उसको हार्ड बिल देता ही नहीं। तो ये सिस्टम चलता है। तो कहने का मतलब यह है कि आप जब भी जितना वो गेहूं मार्केट में दौड़ेगा, अगर इसको और उपयोगी बनाना है तो एक काम करो, ज्यादा डिजिटल कर दो, तो पाव भजिया को तुम ऑनलाइन मंगाओ। क्या मंगाओ, ऑनलाइन, तो फ्लिपकार्ट वाला भी कमाएगा, अमेजन वाला भी कमाएगा, उसके बाद तुम्हारे पास आएगा। तो कहने का मतलब है कि ये जितना ज्यादा दौड़ेगा उतना ज्यादा इसके मूल्य में वृद्धि होगी और उसका उतनी वैल्यू बढ़ती जाएगी। तो यहां से मैंने आपको यह समझाने की कोशिश किया कि जो हमारा सकल घरेलू उत्पाद है वो क्या होता है। तो एक चीज मैंने आपका ये बेसिक दिया है, उसमें मैंने बताया सकल का मतलब ये हुआ कि अर्थव्यवस्था के तीनों सेक्टरों से जितने भी संसाधन होते हैं, जितनी भी सेवाएं दी जाती है, जितनी भी वस्तुएं होती हैं, उनके न तो घिसावट और सेवाओं के संदर्भ में अगर देखा जाए तो न तो उसके मूल्यह्रास को बिना घटाए अगर पूरे को संचित कर लें तो वो कहलाता है सकल। और अगर वस्तुओं के संदर्भ में उसे बनाने में जितना घिसावट हुआ, जितना मशीन हमारी घिसी, उसके मूल्य की लागत को अगर हम घटा दें तो हमारा नेट पता चलता है। अगर वही चीज अगर हम सर्विस सेक्टर के ध्यान में रखकर और सर्विस में अगर उसी चीज के मूल्यह्रास को, इन्फ्लेशन को घटाएं तो वो हमारा नेट पता चलता है। ठीक है, तो जीडीपी का मतलब ये हुआ कि अर्थव्यवस्था के तीनों सेक्टर से एक वित्तीय वर्ष के भीतर, कितने भीतर, एक वित्तीय वर्ष मतलब 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, 1 अप्रैल से 31 मार्च के भीतर जितनी वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन किया जाता है उसके मौद्रिक मूल्य को देश की क्या बोलते हैं, जीडीपी कहते हैं, अर्थात सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। समझ में आ गया, उसे क्या बोलेंगे, सकल घरेलू उत्पाद। ठीक है, तो आज का क्लास जो हमारा था
वो आपका मेन बेसिक था। थोड़ा सा मैंने आपको इस पर अभी क्वेश्चन ही कराया, लेकिन अभी इसके अगला क्लास भी होगा वो जीडीपी पे ही होगा। मेरा सोचना ये था कि पहले आपको ये टॉपिक थोड़ा समझ में आ जाए कि ये है क्या। जब ये टोटल आपको बातें समझ में आ जाएंगी, और उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गई होंगी, अगर ये समझ में आ जाती है तो फिर अगला क्लास जो रखेंगे इसमें आपको जीडीपी को हम खत्म करेंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।